आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 7 सवाल तक कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। आपको एक साइड आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। इधर हम इसकी सॉल्विंग करते जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाला पार्ट 1.1 का जो 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं आपने देख लिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं देखे हो तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिएगा, तब कंटिन्यू इस वीडियो को करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपका 8 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 18 और 117 का एचसीएफ दे रखा है। इसका एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ जो एचसीएफ के रूप में है वो 18m - 117 के रूप में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद कह रहा है कि इसमें m का मान बताना है, हमें m का मान बताना है और साथ ही साथ हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी बताना है, ठीक। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास दो नंबर है, 18 और 117 का एचसीएफ दिया है 18m - 117 और m का मान निकालना है और एलसीएम निकालना है। इस तरह के सवाल हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। करना क्या है फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना है, हम एचसीएफ निकालेंगे और इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मान लो समीकरण 1 है तो इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो पहले हम 18 और का फैक्ट अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपको पता है, लासा निकालेंगे तो 3 छंग 18 होता है, तो 3 त्रिका 9 गुणे 2, ठीक। आप ऐसे कर दीजिए। और 117 का क्या होगा, 117 हो जाएगा 3 नवैया 117 होता है, 3 नवैया 117 होता है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 9, सॉरी 3 गुणे 3 गुणे 13। देखो 3 नवैया 117 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका हम कहें तो जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है हमारा 3 है और कॉमन क्या है हमारा 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जब एचसीएफ 9 आ गया तो समीकरण 1 में एचसीएफ बराबर दिया है, तो हमें पता है क्या है, हमें पता है या फिर दिया गया है, दिया गया है या पता है या दिया गया है। क्या दिया गया है? एचसीएफ इक्वल टू 18m - 117। एचसीएफ का मान कितना निकाले 9 बराबर 18m - 117। 117 इधर आके जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं 18m इक्वल टू 117 जुड़ जाएगा 9 में तो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 से इसको भाग कर देते हैं, m इक्वल टू 18 से काटेंगे तो 18 सत्ते 126, तो यानी m का मान कितना आ गया 7 आ गया। m का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 7 आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब फ्रेंड्स हमें निकालना है एलसीएम। कल हम आपको बताए थे एक तरीका, क्या बताए थे कि ये तरीका था कि हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पता नहीं होता, पहली संख्या 18 है, अब यहां से रख देंगे तो पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 117 और एचसीएफ हम एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमारा कितना है 9 है। इसको भाग कर देंगे, 9 दूनी 18, तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 234। समझ में आ गया? जो m का मान आया 7 और जो एलसीएम आया 234 आ गया। कोई डाउट यहां तक फ्रेंड्स? चलिए उम्मीद करता हूं ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। आपको सवाल को ऐसे ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए आप इसको समीकरण ना मान के आप यहाँ हम लिख दिए ना, हमें पता है या दिया गया है कि HCF बराबर इतना, तो इससे का मान रख दिए, m का मान आ गया। जब m का मान आ गया तो हम पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे माशा, तो यहाँ रख देंगे तो हमारा एलसीएम भी निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। जो उसका 0 पे, 0 समाप्त होने मतलब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ऐसा है, जांच करना है हमें। जांच क्या करना है, सवाल नंबर आपका कौन सा है, सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि 6 की पावर n में, और n एक क्या है, देखो 6 की पावर n में क्या हो जाए, 0 पर समाप्त होना चाहिए, 0 पर समाप्त संख्या होनी चाहिए, समाप्त संख्या। और कहने का मतलब इकाई अंक, अर्थात क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 हो, क्या हो, 0 हो, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, या फिर 0 बोल सकते हो। इकाई अंक क्या होना, 0 होना चाहिए। अब बताइए ऐसा कोई नंबर है, और यहां पर जहां देखो, ध्यान से, जहां हाल में क्या लिखेंगे, जहां n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। अगर हम n का मान यहाँ 6 की पावर n रखेंगे तो क्या इकाई अंक 0 आएगा, रख के देखते हैं। अगर हम करेंगे 6 की पावर 1 तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 तो तब भी 36 होगा, 6 की पावर 3 तब भी क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं लास्ट में जो संख्या समाप्त हो रही है वो 6 पे हो रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे डैश 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 कर कर लिख देंगे 6 की पावर n इक्वल टू डैश 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 6। यानी जो संख्या 6 की पावर n कुछ भी रखेंगे, संख्या समाप्त किस पर होगी, 6 पर होगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अतः क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या पूछा है, क्या प्राकृतिक संख्या के लिए कोई ऐसा है, तो हम लिख देंगे अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, अतः ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि हमें पता है 6 की पावर कितना भी करते जाए वो 0 पे नहीं, वो 6 पर समाप्त होगी। तो हम लिख देंगे अतः ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 देखिए, कह रहा व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों। भाज्य संख्याएं हैं क्यों, ठीक है। देखिए हम व्याख्या करना है, सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, एक ये है, और किसको, एक और है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, ये भाज्य संख्या है तो क्यों है ये बताना है। तो अगर ये भाज्य है तो इसके गुणनखंडों की संख्या, जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, 1 से ज्यादा आएगी। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1 से ज्यादा आती है तो भाज्य होगा। देखते हैं, अगर इसको अभाज्य होगा, ये भाज्य होगा, पहले हल कर लेते हैं। अगर हम इसमें 13 कामा ले लें तो 13 कामा लेंगे तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा, ठीक है, ये एक संख्या हो जाएगी। इसको तो हल कर सकते हैं। अगर इसमें 5 कामा, देखो 5 चौक 20, ऐसे कर देंगे, देखो 5 चौक 20, 20 3 60 दूना 120, ऐसे गुणा करते जाएंगे, ध्यान से गिनेगा। अब इसको गुणा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, देखो 5 दूनी 10, 10 को 40, 40 तिया 120, 120 720 हो जाएगा, और 720 गुणे 7, ठीक 540 और प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना गुणा करने पर आ जाएगा आपका, गुणा कर लेना है। तो देखो 5 चौक 20 3 60 दूना 120, 120 गुणे 60 वर्षंग 72, 720 गुणे 7 कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 49 150। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ठीक। देखो फ्रेंड, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 540 प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पर आ गया कर, देखो 77 77 1 78, 13 गुणे 78 हो गया, एक संख्या हो गई। अब ध्यान सुनिए, आगे इसको 540 लिख देंगे, और 540 नहीं 545 हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा ना, 545।
अब एक बात ध्यान सुनो, क्या ये दोनों भाज्य नहीं दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अब यहां तक भी छोड़ सकते हो, ये भाज्य दिख रहे हैं इसलिए भाज्य है, क्योंकि इनके फैक्टर जब करेंगे तो इनका फैक्टर हो जाएगा। अगर अभाज्य होता तो ये फैक्टर ना होता। जैसे हम कहते दो का फैक्टर लिखते तो एक और केवल 2 ही आता, तो इसके जब भी कटने वाली संख्या 1 और 2 होगा, लेकिन इसमें तो 13 भी है और 78 में तो आपका 2 से भी कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? आपका 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? सब कुछ कट जाएगा फ्रेंड। तो इसका मतलब यहां से पता चल रहा है क्या कि ये एक, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे, आप देख लो ना, फैक्टर करने जाओगे तो हो जाएगा, 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें 5 भी है, सब कुछ है। आपको 13 नहीं दिखना है, 13 साथ 78 भी मल्टीप्लाई में है, तो एक भाज्य संख्या वो आपकी बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 11 कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः मिलेंगे? देखो, एक वृत्ताकार पथ है, ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर 11 में कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ में मान लो ये स्थान से चलना है, यहीं से सोनिया चल रही है और यहीं से आपका रवि चल रहा है, और दोनों एक ही दिशा में गतिशील है। जब एक ही दिशा में गतिशील है, तो जब ये जाएंगे तो ये पुनः एक स्थान पर कब एक समय मिलेंगे? तो जो सोनिया का है, सोनिया कितने मिनट में? 18 मिनट। सोनिया कितने मिनट में लगाती है फ्रेंड्स? 18 मिनट में सोनिया जो चक्का लगा लेती है वो 18 मिनट में लगाती है, और जो रवि लगाता है वो 12 मिनट में लगाता है। तो दोनों एक ही समय पर कब किस समय मिलेंगे? तो जब भी पूछेगा वृत्ताकार में गति हो तो दोनों का लासा निकाल लो। तो यहां लिख देंगे सोनिया और रवि के समयों का लासा इक्वल टू उनके द्वारा लगाए गए समय होगा, उनके द्वारा पुनः मिलने का समय होगा। ठीक है, तो टाइमिंग जो मिलेंगे कितने समय, टाइमिंग के लिए इनका लासा निकालना पड़ेगा। किसका? 18 और 12 का लासा। तो 18 और 12 का लासा कैसे निकालेंगे? इस 18 को 12 का लासा निकालने के लिए 18 को फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का भी फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा, जो कॉमन होगा वो तो आएगा ही आएगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो कॉमन ये होगा, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 बढ़ती यही 36 मिनट उसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। सेम सवाल 12 जो सवाल है, आप भी n एक प्राकृतिक संख्या है, तो सवाल जैसे आपने क्या किया था, सवाल नंबर 9 किया था, सेम वैसे है। तो ये 12 नंबर की सवाल आपका होमवर्क होगा। 12 नंबर की सवाल क्या होगा आपका? HW होगा, आप इसको करिएगा। ठीक है, 12 की पावर 1 करिएगा तब किस पर समाप्त होता है, फिर 12 की पावर 2 करिएगा। तो क्या कहीं ऐसा कोई 12 की पावर करने पर आपको 5 और 0 मिलेगा? अगर नहीं मिलता तो आगे लिख देना कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। सवाल नंबर 13 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित भाज्य तथा संख्या निम्न चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 देखिए, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का माशा ज्ञात कीजिए।
तो अब आपको भाज्य संख्या पता होनी चाहिए सवाल नंबर 13 में। तो सबसे निम्नतम मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या इक्वल टू 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। तो इनका एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए? एचसीएफ यानी मासा। तो एचसीएफ चाहिए तो 4 को हम पहले निकाल कर फैक्टर कर लेंगे। 4 का फैक्टर 2 गुणे 2 और इसका 2 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? केवल 2 ही तो है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ, ठीक। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए अगला कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा निकालिए। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है? अभाज्य वर्गखंड के माध्यम से। किसके माध्यम से फ्रेंड्स? अभाज्य वर्गखंड के माध्यम से। तो आपको कह रहा है 120 और 144, सवाल नंबर 14 में 120 और 144 का हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, और क्या चाहिए? एचसीएफ भी चाहिए, ठीक है। तो पहले 120 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय यही होता है कि अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 120 है, 120 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आया कहां से? लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 5 120, ठीक है। 144 का क्या होता है? 144 का 36 चौका 44 होता है, या फिर 144 का आप लासा निकाल लो ऐसे। 2 7 14 72, फिर 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काटेंगे 1। तो कितनी बार आया? 4 बार और 2 बार, ठीक। अब हमें एक चीज निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, इसका लासा भी निकालना है। लासा और मासा दोनों निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या क्या कॉमन? ये, और कॉमन क्या है? ये है, और कॉमन क्या है? ये है, और कोई कॉमन ये है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? सॉरी मासा क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 3 24। अगर एलसीएम निकालना हो तो जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। अब जो बचा है, बचा कौन है? 2 3 5, यानी जो कॉमन है वो तो आएगा। इसका ना यहां से एक बात और पता चलती है कि एलसीएम में ही एचसीएफ रहता है। तो ये एचसीएफ है, और एचसीएफ में जो बचा हुआ चीज जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, वो अब क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 24 यहां तक हुआ, 24 पंच 120, 120 720 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 720 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स? चलिए सवाल आप लोग लिखना हो तो वीडियो को पुश कर लिया करो, तो सवाल लिख लिया करो आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 15 देखिए। यदि मासा 35 और 45 बराबर 5 तथा लासा 35 और 45 का 63 गुणे ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ध्यान सुनिए, 15 नंबर सवाल में क्या क्या दिया है? 35 और 45 ये हमारे पास संख्या है। इसका एचसीएफ दे रखा है 5 और एलसीएम दे रखा है 63 गुणे ए। तो हमें अच्छी तरह पता है, क्या पता है? कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 45, एलसीएम हमें 63 गुणे ए, और एचसीएफ हमारा 5 है। 5 से काटेंगे 5 सते 35, 7 से काटेंगे 7 9 63, 9 पचे 45, यानी ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ए का मान 5 है। ये फार्मूला है, इसे याद रखेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो इन संख्याओं का लासा क्या होगा?
यानी संख्या आपको दिया है 16 में ए और बी, एक संख्या दे रखा है ए और बी, इसका हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 12 है और हमें एलसीएम निकालना है, और इन संख्याओं गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर दे रखा है 3600। तो हमें पता भी तो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे माशा। ठीक है फ्रेंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी ए गुणे बी बराबर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ का मान 12 और ए और बी का मान 3600 दिया है, बराबर एलसीएम गुणे 12, 12 से काट देंगे बढ़ती 36, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। आगे बात समझ में। सवाल नंबर 16 आपको कितना सा आसान सा सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे फार्मूले पर रखे हैं, ये हमें फार्मूला है, ये सूत्र है, यहाँ लिख देना ये क्या हमारा ये सूत्र है, इसी सूत्र पे हम रख रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बना देते हैं वृक्ष, पहले गुणनखंड वृक्ष बताए थे पहले वीडियो में आपको क्या होता है, तो नहीं बताए थे, पहले छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, सवाल को अपने आप कर पाओगे। ठीक है, सवाल हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल हट जाती है, ऐसा आपको दिख रहा है, देखो इधर सवाल ही देते हैं, इधर एग्जाम्पल समझा देंगे आपको। सवाल नंबर 17 है, क्या है, एक बॉक्स में आपका एक्स है, 2 है, y है, 3 है, 1855 है, 5 है, 371 है, 7 है और जेड है। देखो इस एक्स वाई जेड का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना है, ठीक, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। इसको समझने के लिए, इसे बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो 32, ठीक, इस 32 को हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, इसको तोड़ना है। पहले छोटी संख्या इधर लिखो, छोटी से भाग करो, 32 छोटी छोटी संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा, जिससे कटेगा इधर लिख दो, और कितनी बार जाएगा 16 बार। फिर जो कटेगा, देखो 2 को नहीं काट सकते, 16 कटेगा, किससे कटेगा 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। फिर 2 नहीं कटेगा, 8 को काट सकते हैं, कितने से काट सकते हैं 2 से, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। अब इनमें से कौन कटेगा, 4 कटेगा, कितने से कटेगा 2 से कटेगा, कितनी बार 2 बार। अब कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब बताइए अगर हम इसको यहां से गायब कर दें और इसको यहां से गायब कर दें, तो आप बता नहीं सकते हो, ध्यान सुनो, बता नहीं सकते क्या होगा। तो आपको पता है अगर जो ऊपर संख्या लिखी गई है इनको काटने पर मिला है, यानी भाज्य ये भाजक है, सॉरी ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये संख्या है, ये क्या है संख्या है। तो जब भाजक और भागफल को गुणा करते हैं तो संख्या मिल जाती है, तो इनको गुणा करने पे मिल जाएगा 16 दूना 32, सेम संख्या की नहीं है, यानी इनका आपस में गुणा कर दिए तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, इनको आपस में गुणा किए तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, इनको आपस में गुणा किए तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी, इनको आपस में गुणा किए तो ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो आप बताइए, लेकिन जब इधर से ऊपर जाएंगे तो भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग, इधर जाएंगे तो भाग करेंगे, इधर जाएंगे तो भाग, यानी 36 में करेंगे गुणा, ऊपर जाएंगे भाग। तो देखो ध्यान से, अगर आप बात बताओ यहां ऊपर भाग करते तो भाग करने पर जब 2 को x में भाग करते तो y मिल जाता, 2 में x को भाग करते y मिल जाता, लेकिन हमें पहले y का मान चाहिए, क्या चाहिए y का मान चाहिए। तो y का मान निकालने के लिए हमें 36 में गुणा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, y का मान निकालने के लिए हमें 36 का भाग गुणा करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू, ध्यान सुनो पहले, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1855, यानी ये 36 में गुणा होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तभी जाकर y मिलेगा। अभी एग्जाम्पल समझाया आपको। तो y का मान आ गया हमारा कितना, 3 से गुणा कर देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 8 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5 आ गया। y का मान कितना आ गया 5565 आ गया, आ गया। अब अगर y का मान आ गया तो फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान निकल आएगा।
तो x का मान निकालने के लिए क्या होगा, 2 गुणे y हो जाएगा, यानी 2 गुणे y का मान 5565, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10 11, 11 से 30 किसका आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, अब हमें बताओ z का मान चाहिए, तो ये ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, और ऊपर जाते वक्त भाग किया जाता है, क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो अगर हमें z का मान चाहिए था, सुनो, z का मान चाहिए तो क्या करेंगे, 3 से 71 भागे 7 कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21, 53 इसका आंसर हो जाएगा, और इसका इतना आंसर हो जाएगा। सबका आंसर आ गया एक्स वाई जेड का मान। बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स, कैसे निकाला जाता है। अगर आप 36 में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जाओगे तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी साइड से जाओ ऊपर, चाहे इधर जाओ ऊपर तो भाग होगा, इधर जाओगे तब भी भाग होगा, अगर नीचे जाएंगे 36 में आएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका राजीव प्रकाशन की 1.1 जो मैथ्स का लेसन है क्लास 10th का, वो समाप्त होता है। हम लोग कल की वीडियो में इसके आगे का चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, और 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ जब 1.2 कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 5 नंबर का जो 10th क्लास में मैथ्स आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।